पॉडकास्ट पहला कदम सीजन 5। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहला कदम के सीजन 5 के इस खास एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं लायबिलिटीज यानी कर्ज की। जी हाँ, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर आपको तालमेल बैठाना है तो इन्वेस्टमेंट और लायबिलिटीज को आपको काफी हद तक बैलेंस करना होगा। इन पर आपको न सिर्फ इन्हें अवॉइड करना चाहिए यानी लायबिलिटीज को अवॉइड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, किसी भी तरह का लोन है, तो उसको चुकाने के लिए सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ एसबीआई के डीपी सिंह और साथ ही फिरोज अजीज आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। डीपी जी, अगर मैं शुरुआत करूं इस चर्चा की, करंट सिनेरियो ही नहीं, मेरे ख्याल से कर्ज एक ऐसा टॉपिक है जहां पर लोग कई बार गड़बड़ा जाते हैं। लोगों की सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट सब कुछ धरी की धरी रह जाती है जब वो अपने आप को कर्ज के तले दबा देते हैं। अगर मैं नॉर्मली लाइबिलिटीज के बारे में समझना चाहूँ तो किस तरह के कर्ज अमूमन लोगों पर भारी पड़ते हैं? सबसे पहले देखना ये पड़ेगा कि हम किस तरह के व्यक्ति की, किस तरह के लोन धारक की बात कर रहे हैं। अगर तो वो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, जो एक सैलरीड बंदा है या जो एक पर मंथ उसको एक फिक्स सैलरी आती है, तो जनरली ये लोग क्या करते हैं, ये दो तीन तरह के लोन ले लेते हैं। एक तो जो लोन लिया जाता है वो पर्सनल लोन होता है, जो कि अपनी कोई पर्सनल लेवल पे कोई कोई काम आ गया या कोई एक एक मुफ्त कोई खर्चा आ गया, तो उसके लिए वो लोन लिया जाता है, जो कि 2 या 3 साल में वापस किया जाना होता है। और दूसरा होता है आमतौर पे जो लोग लेते हैं, वो उसके लिए लेते हैं घर बनाने के लिए या कार खरीदने के लिए या कोई और लग्ज़री आइटम खरीदने के लिए या और कोई व्हाइट गुड खरीदने के लिए लोन ले लिया जाता है। तो ये तो हो गई उन लोगों की बात जो एक सैलरीड इनकम, जिनका एक मंथली इनकम है, उनके लिए हो जाता है। दूसरा वो लोग हैं जो एक बिज़नेस में चलाते हैं और उनको कई बार होता है कि बिज़नेस को बढ़ाने के लिए लोन लेना। लोन लेना कोई गलत बात तो है ही नहीं, लोन तो एक फाइनेंशियल मार्केट्स का एक इनसेपरेबल पार्ट है। अगर लोन नहीं होंगे तो बैंक भी नहीं होंगे, बैंक नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो लोन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो उसको किस तरह से लेना चाहिए, किस तरह से उनको सर्विसिंग करना चाहिए, या आपकी जो रिटर्न ऑन जो आप जिस बिज़नेस में या जिस जगह लगा रहे हैं, अगर बिज़नेस की बात करें, क्या उसकी सर्विसिंग कॉस्ट से ज़्यादा रिटर्न आ रही है या नहीं? ये इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना बहुत ज़रूरी होता है। और इंडिविजुअल लेवल पे जब लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं, तो उनका 2 उसके नुकसान होते हैं। एक तो आपका कैश फ्लो एकदम इम्पैक्ट हो जाता है। आने वाले टाइम में कैश फ्लो का कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी ईएमआई जाएगी। और दूसरा इसमें ये होता है कि डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में पैसा बहुत चला जाता है। कई बार होता है जिसकी, अगर आप सपोज़ अगर खास तौर पे अगर कार की बात करें, अगर कोई बंदा कार लेता है, कार तो लेनी है, ठीक है, जिसको चाहिए कार लेगा। और उसकी जो कॉस्ट है, आप ये समझो कि इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे ही कार्स की अवधि बढ़ती जाएगी, कार जितनी पुरानी होती जाएगी, डेप्रिशिएट होती जाएगी और उधर कर्ज पे ब्याज बढ़ता जाएगा और देने वाली अमाउंट बढ़ती जाएगी। तो उसके लिए लेना तो है, पर किस तरह से लेना है, किस लेवल पे पहुँच के लेना है, मेरे कैश फ्लो कितना इम्पैक्ट होगा और क्या मैं इसको किसी एप्रिशिएटिंग एसेट में लगा सकता हूँ, व्हाट इज़ द ट्रेड ऑफ? तो ये चीज़ें सोचनी बहुत ज़रूरी है। पहले शायद लोग ऐसा ही सोचते थे, पर जो समय आज चल रहा है पोस्ट कोविड-19, I think people have been forced to think about these things, and rightly so. I am not at all suggesting that leveraging should not be done. People should not take loan. People must take loan, but it should be a very, very thought after kind of strategy. We should not be encouraged or provoked to take loans. आज की डेट में जो मार्केटिंग होती है उससे बचना बहुत जरूरी है। अपनी जरूरत को समझना और उसकी सर्विसिंग कैसे कर पाएंगे उसको समझना, और अगर लोन लेना भी है तो उसमें मेरा खुद का कितना हिस्सा डल रहा है, वो मोर द मार्जिन बेटर इट इज। दैट इज द फंडामेंटल थिंग। ऐसा नहीं है कि आज बोले कि मैं 100% लोन ले लो। 100% लोन लेना मतलब आपको एक किसी चक्रव्यूह में फंसने लायक हो जाता है। अगर आपके पास इतना भी नहीं है कि आप किसी चीज को लेने के लिए जिसमें 5 या 10% भी डाल सको, तो मतलब वो कुछ खतरनाक चीज है, उसको थोड़ा सोच समझ के ही लेना चाहिए।
एक जवाब में आपने जो है कई सारे पहलुओं को यहाँ पर छुआ है। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि लोन आपकी एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन आपको काफी सोच समझ कर लेना होगा, अपने कैश फ्लो को ध्यान में रखना होगा। साथ ही आप जिस चीज के लिए लोन ले रहे हैं, क्या उसकी अल्टीमेटली कोई वैल्यू है, या कार जैसे डेप्रिशिएटिंग एसेट पर आप भारी लोन लेकर अपने आप को इस चक्रव्यूह में फंसा तो नहीं रहे हैं। बहरहाल जब तक पहला कदम है तब तक लोगों को इस चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आज इस एपिसोड के जरिए आपको किसी भी तरह के कर्ज से कैसे निकलना चाहिए इस पर गाइड करेंगे। फिरोज, डीपीजी की बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे आपसे ये समझना है कि जब हम लोन की बात करते हैं, पर्सनल लोन, इसकी मार सबसे ज्यादा पड़ती है लोगों के ऊपर। पर्सनल लोन ही नहीं, लोग काफी लंबी अवधि तक होम लोन ले लेते हैं, लेकिन वो तो हमें गुड लोन की तरह देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोन, कुछ ऐसी ब्याज दरें होती हैं जो लोगों पर बहुत भारी पड़ती है। मुझे ब्याज दरों के लिहाज से आप समझाइए कि किस तरह के लोन की कितनी ब्याज दर होती है और कैसे लोग इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। फिरोज। कविता जी, पॉइंट ये है कि आपको अपने लोन्स को गुड लोन्स और बैड लोन्स में क्लासिफाई करना है। ऑफ कोर्स पर्सनल लोन एक महंगा लोन है, तो जब लोन की बात आती है तो लोन लेके मैं कर क्या रहा हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अप्रिशिएटिंग एसेट खरीद रहा हूँ तो इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर मैं एक खर्च कर रहा हूँ, जैसे कार हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, ये सब खर्च करने वाले आइटम, तो किसके लिए मैं लोन यूज कर रहा हूं, दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, ऐसे लोन होते हैं जो पर्सनल होते हैं, पर्सनल गारंटी पे होते हैं, उनकी ब्याज दरें ज्यादा होती हैं, तो उनको मैं बैड लोन्स कहता हूं। क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ये दो लोन जो है उसमें बैंक के पास कोलैटरल नहीं होती, राइट। कोलैटरल ना होने की वजह से वो ब्याज दरें ज्यादा चार्ज करते हैं, इस उम्मीद में या इस डर में कि काफी सारे लोग डिफॉल्ट करेंगे। उन डिफॉल्टर्स का आपको कॉम्पनसेट करना पड़ता है बैंक को हायर ब्याज दर के चलते। सो पॉइंट वन, आप ये देखें कि आप ये लोन ले क्यों रहे हैं। ले रहे हैं एसेट के लिए तो इट्स अ गुड लोन, ले रहे हैं लायबिलिटी के लिए या खर्च के लिए तो इट्स अ बैड लोन। फिर लोन में बहुत सारे हैं, होम लोन है, कार लोन है, क्रेडिट कार्ड एक किस्म के लोन होते हैं, पर्सनल लोन होते हैं, सिक्योरिटीज पे लोन होते हैं। इसमें से बैड लोन्स मैं उनको कहूंगा जिसकी बैंक के पास श्योरिटी नहीं होती। जब वो श्योरिटी नहीं होती तो आपसे ब्याज ज्यादा लेता है, तो पर्सनल लोन एक बैड लोन कहा जाएगा। अब वो पर्सनल लोन लेना, अगर एक एसेट खरीद रहे हो तो ठीक है, पर्सनल लोन खुद ही एक बैड लोन है, उससे अगर आप खर्च कर रहे हो तो बैड प्लस बैड हो गया, डबल बैड हो गया, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड तीसरा, क्वांटम। देखो, लोन आपकी अगर 1 महीने जितने की सैलरी का लोन ले लिया वो भी लोन कहलाएगा, 2 साल की सैलरी जितने का लोन ले लिया उसको भी लोन ही कहेंगे, बट उसकी मात्रा कितनी है उसका एक गाइडिंग प्रिंसिपल बनाना मेरे हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट, डेट ट्रैप में ना फंसने की रणनीति है। उसका एक थ्रेशोल्ड बनाना कि होम लोन कितने का ले सकता हूं मैं, आज मैं कितने का अफोर्ड कर सकता हूं, कार लोन कितने की हो सकती है, उसके एक थंब रूल्स बनाने चाहिए। आई थिंक हम बात भी कर सकते हैं उन थंब रूल्स की, बट ये बहुत जरूरी है कि एक थंब रूल बना जाए। होम लोन फॉर एग्जांपल, मैंने एक लिमिट लगाई हुई है कि किसी को भी जब एडवाइस करूं तो उनकी सैलरी जो है पर एनम सैलरी, उससे 4 या 5 साल की सैलरी जितने का ही होम लोन हो सकता है। उससे ज्यादा अगर आप फैला रहे हैं चादर तो देन यू आर गोइंग बियॉन्ड योर मीन्स। So these are the 3 important points. बिल्कुल। तो डीपीजी, जब भी कोई कमाना शुरू करता है ना, तो घर और गाड़ी तो उनका बहुत ही अहम गोल होता है जिसके लिए वो प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं। कई लोग जो है प्लानिंग कर भी पाते हैं, कई लोग चूक जाते हैं। घर और गाड़ी के लोन की ही अगर मैं बात करूं, बाकी एस्पिरेशनल लोन भी होते हैं जो लोग लेते हैं क्रेडिट कार्ड पे, और जिनको ट्रैवल करना होता है, अलग अलग तरह के कर्ज होते हैं लोगों के आजकल फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में। लेकिन अहम हम घर और गाड़ी की बात से शुरुआत करते हैं। कितनी सैलरी का आपका लोन पोर्शन होना चाहिए वो तो समझा दिया फिरोज ने, लेकिन मैं कब डिसाइड करूं कि मैं अब तैयार हूं ये लोन लेने के लिए? क्या मुझे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को पहले से अपना लेना चाहिए? कोई खास उम्र होती है ये लोन लेने की? थंब रूल्स की बात की है फिरोज ने, फाइनेंशियल प्लानिंग की लैंग्वेज में ये थंब रूल्स क्या होंगे? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये जो हम कहते हैं कि हर एक बंदे का ये पहले गोल होता है घर और गाड़ी ले लो,
तो एक तो उसमें बहुत बदलाव आ गया है अभी पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में ये बदलाव आ गया है, ये बहुत बड़ा बदलाव आया है कि आज गाड़ी लेना या घर लेना उतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं रही जितनी पहले होती थी। उसके कारण हैं, उसके कारण 2-3 हैं। और उन कारणों में सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आज की डेट का जो यूथ है, वो बहुत मोबाइल है। वो किसी एक जगह पे उसको पता है कि अगर मैं एक जगह पे रहूँगा, लीव असाइड 2 और 3 मेट्रोज़, बाकी सब जगह पे हर एक व्यक्ति को ये मालूम है कि अगर मैं एक ही जगह पे बैठा रहूँगा तो शायद मेरी करियर ग्रोथ नहीं होगी। और दूसरा ये कि अगर घर पे जितना आज की डेट में कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, उस पे कोई रिटर्न अगर कैलकुलेट करता है तो रिटर्न के हिसाब से उसको वो रिटर्न नहीं मिलता है। The cost of funding is much more than cost of return in case the house is rented out. तो उसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है दैट इज वेरी वेरी लो। बट इसमें सिर्फ फाइनेंशियल एंगल से नहीं देखा जाता है, इसमें इमोशनल एंगल से भी देखा जाता है कि मेरा घर अपना होना चाहिए। वो जो एक हमारी संस्कृति में है कि छत अपनी होनी चाहिए। अगर आप अपनी छत के नीचे रह रहे हैं तो आपको किसी चीज की चिंता करने की, उन उन चीजों का भी बहुत महत्व है। ऐसा नहीं कि महत्व नहीं है, पर उसका एक समय होता है। और उसमें भी देखा जाए तो आप लोन किस तरह से, आप कहाँ नौकरी कर रहे हैं, क्या आपको कहीं आपकी इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है या कम दर ब्याज दर पे आपको लोन मिल रहा है या नहीं। अगर वो ले रहे हैं तो वो एक आसान हो जाता है कि आप ले लीजिए। परंतु अगर आपने मार्केट रेट पे, कमर्शियल रेट पे लेना है तो वो भी लेना जरूरी है। फिर उसमें ये देखना जरूरी होता है कि आप फिक्स रेट पे ले रहे हैं या फ्लोटिंग रेट पे ले रहे हैं, क्योंकि फिक्स रेट आज की डेट में जब लोअरिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है आने वाले 5-7-10 साल में, तो उसमें उसमें 5-7 लाख मैंने बहुत बढ़ा दिया, इतना नहीं, मतलब bias is toward the lowering interest rate. And if we are going to become a developed economy, the cost of capital has to be low, तो इंटरेस्ट रेट्स तो कम होएंगे ही होएंगे। तो आज की डेट में लोन लेना तो उसको फिक्स रेट पे लेना, तो वो तो चलो एक पहलू हो गया। परंतु मैं वापस आता हूँ आपके क्वेश्चन के ऊपर कि कब लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि मैं जैसे जो मैंने आपको पहले भी बोला कि जब तक आपकी इतनी आपकी हैसियत नहीं है कि आप 15 से 20% की कॉस्ट अपने आप से दे सको, तब तक किसी भी एसेट में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कार हो या घर पे भी। अगर अगर आपके पास अपना पैसा इतना है कि आप 15 से 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट यू आर पुटिंग फ्रॉम योर ओन मनी, तो देन यू शुड बाय इट। एंड टू रीच देयर यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग फॉर द मार्जिन मनी इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके आज के 5 साल बाद आपकी प्रायोरिटी वो रहने वाली है या नहीं। अगर आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, मैं घर नहीं लूंगा, मैं तो एंटरप्रेन्योर बनने जा रहा हूँ, मेरे को कैपिटल चाहिए, तो वो कैपिटल के काम आएगा। या आप कहीं और चले जाते तो वो आपका मार्जिन के काम आएगा। और ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि मार्जिन मनी क्रिएट करना। 15 से 20% कोई भी चीज लेनी है, अगर वो आपके पास है और उसकी जो लोन ले रहे हैं उसकी सर्विसिंग की जो कॉस्ट है, वो जो आप अभी आज की डेट में सेव कर रहे हैं उतनी या उससे थोड़ी ज्यादा है, तब तो ठीक है। अगर आप अपने ऊपर बहुत लायबिलिटी लेके कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा चाहे उसको 1-2 साल आगे भी कर दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी, क्या आपने होम लोन लिया है या किसी भी तरह का कर्ज जो आपका पहला कर्ज रहा है, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें? आपने किस चीज के लिए लोन लिया था, किस इंटरेस्ट रेट पे लिया था, क्या ड्यूरेशन थी? लिया था, पर हाउसिंग लोन या सबसे पहले जब मैं बैंक में था तो मैंने सबसे पहले कार लोन लिया था, कार अच्छा। खरीदने के लिए। परंतु फॉर्चुनेटली हम ऐसी संस्था में काम करते हैं जिसमें कार लोन पे जो ब्याज है वो एक तो कम होता है और दूसरा वो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। हाँ। वो बहुत ज़रूरी है। परंतु बात ये है कि जितना मैंने लोन लिया था, जितने की मैंने गाड़ी खरीदी थी, जब मैंने वो गाड़ी बेची तो उसके 1/3 पे बेची थी, और जितना मैंने लोन लिया था उससे ज़्यादा मेरा अभी देने वाला पड़ा हुआ था। हम्म। तो दैट वाज़ द फर्स्ट लेसन कि जितने पे मैंने ली थी गाड़ी उसके 1/3 पे बेची, और जो जो मेरा लोन था, जितना लिया था उससे ज़्यादा देने वाला था। So my sale amount could not make up for the repayment of loan. I had to pay from my own pocket. That was the first bitter lesson. So thereafter, I have not taken loan till the time I bought a house. तो घर के लिए लिया था, और उसके लिए भी यही था, चाहे वो 15 साल का लोन था, मेरी इच्छा यही थी कि मैं इसको जितनी जल्दी हो सके इसको खत्म कर दूं, ताकि मेरे को लीवरेजिंग कॉस्ट ज्यादा ना पड़े।
ओके फिरोज, यहाँ पे लेकिन ना ब्याज दरों के सिनेरियो की हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल बेंचमार्क और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग बेंचमार्क से टाइड अप है। कई सारे निवेशकों को या ग्राहकों को, खासतौर से होम लोन ग्राहकों को, इसको लेकर बहुत सारी दुविधा होती है। जो हमने ये नया बदलाव देखा है, खासतौर से अगर मैं लोन की ब्याज दरों की अटैचमेंट की बात करूँ या एक्सटर्नल बेंचमार्क से जो उनको टाइड अप किया गया है, इसे नए लोन ग्राहक कैसे समझे जो अब लेने जा रहे हैं और जिनके पास एग्जिस्टिंग लोन है? देखिए, पहले तो होम लोन की जो दरें होती हैं वो फ्लोटिंग होती हैं ज्यादातर, क्योंकि कोई भी बैंक अपने 20 साल के लोन के ब्याज दरें पहले दिन फिक्स नहीं कर पाती। सो पॉइंट वन ये याद रखें कि उस पीरियड के लिए फिक्स होता है, फिर वापस वो चेंज होता रहता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि बैंक्स क्या करती हैं कि जब ब्याज दरें ऊपर जाती हैं तो फटाफट बढ़ा लेती हैं, जब ब्याज दरें नीचे जाती हैं तो वो थोड़ा स्लोली ट्रांसमिट करती हैं। डेफिनेटली डिफरेंट बैंक्स का डिफरेंट बिहेवियर होता है, तो ये रेट जो है उस पर नजर रखना इज द फर्स्ट पॉइंट आई एम सेइंग। नजर रखने के बाद सेकंड पॉइंट इज वो आपका ब्याज दर ठीक है कि नहीं है। एमसीएलआर रेट के आधार पे एक स्प्रेड लेती है हर बैंक। वो बैंक का वो स्प्रेड जानना और एमसीएलआर रेट प्लस वो स्प्रेड पे आपका लोन है कि नहीं, वो जानकारी प्राप्त करना आपका फर्ज है। अगर वो स्प्रेड से ज्यादा ले रही है तो आपको नेगोशिएट करने का अधिकार है, और आजकल के बैंकिंग कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में वो नेगोशिएट होता है। सो पॉइंट वन, इसको भूल मत जाएं। ब्याज दरें 20 साल का लोन लिया होगा बट उसकी क्वार्टरली या एटलीस्ट 6 मंथली उस पर अटेंशन डालें, और एमसीएलआर रेट को पे नजर रखें और उसकी स्प्रेड्स जो है उस पे नजर रखें। अगर स्प्रेड ज्यादा ले रहे हैं तो आप नेगोशिएट करके उसको नीचे ला सकते हैं। और तीसरा, जब अगर होम लोन की बात आती है तो मेरा ये मानना है कि एक टर्म लोन टाइप आता है जिसमें आपको एक लोन लिया और वो लोन आप ईएमआई चुका रहे हैं। दूसरा एक होता है जो क्रेडिट अकाउंट होता है, होम क्रेडिट अकाउंट। इसमें आप अगर आप पूरा लोन यूज कर रहे हैं तो ब्याज लगता है। अगर आपके पास समझिए कोई इनफ्लो आती है 2 लाख रुपए की, अगर आपने उस अकाउंट में डाल दिया तो उस महीने वो 2 लाख पे आपका ब्याज पे रियायत मिल जाती है। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज द थर्ड पॉइंट ऑन होम लोन इज होम क्रेडिट अकाउंट्स बहुत सारी बैंक्स देती हैं। आपके होम लोन को अगर आपने होम क्रेडिट में तब्दील कर दिया तो जब भी आपके पास इनफ्लो आएगी 2 लाख 3 लाख 15 दिन के लिए भी आएगी, अगर आप उस अकाउंट में रखेंगे तो आपकी ब्याज दरें उतनी पीरियड के लिए उस अमाउंट की कम हो जाएंगी। तो हर महीने थोड़ी से थोड़ी बचत होती जाएगी। इसीलिए मैंने भी होम क्रेडिट अकाउंट ही चुना, ताकि जब भी कोई सरप्लसेस आए तो होम क्रेडिट में डालूं और हर महीने थोड़ा थोड़ा ब्याज बचता जाए। तो एवरेज ये करने से मेरा ब्याज दर 2% से कम हो गया फॉर दिस करंट पीरियड। लिक्विडिटी जो है वो आप होम क्रेडिट अकाउंट में जरूर डाल के अपना ब्याज कम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार अपने निवेश और लोन में कैसे आपको तालमेल बैठाना है, क्रेडिट कार्ड को लेकर आपके क्या नियम होने चाहिए, इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। SBI Mutual Fund presents CNBC आवाज पहला कदम सीजन 5। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहला कदम की सीजन 5 का ये एपिसोड, जहां पर हम निवेश और कर्ज की बात कर रहे हैं। डीपीजी, बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन न सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट्स में आप लागू करें, बल्कि अपने कर्ज को चुकाते वक्त भी आपको डिसिप्लिन का खास ध्यान रखना है। होम लोन को लेके तो आपने कई सारे नियम, होम लोन और कार लोन को लेके तो कई सारे नियम हमने समझा दिए हैं लोगों को, लेकिन क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जिसको लोग इजी मनी, प्लास्टिक मनी के चलते बहुत धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करते हैं। अपने आप को कैसे हम डिसिप्लिन में लाएं, बिकॉज ऐसी कुछ आदतें हैं जो आपके फाइनेंशियल बिहेवियर पे बहुत भारी पड़ सकती हैं। देखो, क्रेडिट कार्ड मेरे को याद है एक बार पहले भी हमारी चर्चा हो रही थी जिसमें फिरोज जी ने बहुत एक स्टेटमेंट दिया था कि क्रेडिट कार्ड होना ही नहीं चाहिए। तो मेरे को अभी भी याद है कि वो क्रेडिट कार्ड होना, तो चलो आज की डेट में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें क्रेडिट कार्ड की बहुत जरूरत है, तो इसकी लत नहीं लगनी चाहिए। कई लोगों को इसकी लत लग जाती है, जैसे एक नशे की लत होती है कि क्रेडिट कार्ड है तो कुछ भी खरीद लो और कुछ भी खरीद लो, फिर देते रहो, जिसपे जो ब्याज होता है वो मेरा ख्याल सबसे ज्यादा ब्याज जो है क्रेडिट कार्ड की नॉन पेमेंट पे रहता है। क्रेडिट कार्ड जरूर होना चाहिए,
इसका यूज बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा एक जो मंत्र है कि इसका आपका ऑटो पेमेंट का फ्रॉम आपके बैंक अकाउंट से ऑटो बिल पेमेंट का आपको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि आपकी सुस्ती की वजह से या आपने कभी उस पे ध्यान नहीं दिया, तो उस पे भी ऐसा हो जाता है कि आपका 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन लेट हो गया और जो उस पे पेनल्टी लगती है, जो ब्याज लगता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, व्हिच पिंचेस योर पॉकेट इन अ बिग वे। So credit card, plastic money needs to be used. We are in a cashless society. We are going to be much more in a cashless society. तो क्रेडिट कार्ड का के ऊपर डिसिप्लिन जो है, उसको अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना, सेल्फ कंट्रोल रख के उसको यूज करना। और उसमें सबसे बड़ी वही है कि बहुत ज्यादा मार्केटिंग गिमिक्स में ना पड़ के इसको करना। आप देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और आप क्रेडिट कार्ड पे 1 महीने का ब्याज भी आपको कम से कम उसकी आप पेमेंट नहीं करते, 1 महीने के बाद बिना ब्याज के पेमेंट करते हैं और उसके ऊपर कितनी सारी सहूलतें आपको मिलती है। तो ये सारा खर्चा आता कहाँ से है? ये सारा खर्चा उन लोगों के द्वारा पे किया जाए जो कि इनडिसिप्लिन्ड है। And the basic model of this business itself is that the people who are indisciplined, they will pay for all the disciplined people. तो विच बकेट यू वांट टू बी, आप किस पाले में रहना चाहते हैं, डिसिप्लिन वाले में या इनडिसिप्लिन में? अगर आप इनडिसिप्लिन वाले पाले में रहेंगे, क्रेडिट कार्ड के ऊपर खर्च बहुत ज्यादा करेंगे, बिल की पेमेंट टाइम पे नहीं करेंगे, तो ये एक मतलब ऐसी है, एक बीमारी की तरह है। ये बीमारी आपको खा जाएगी, आपका पूरा फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन है उसको 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 बहुत बुरी तरह से इस पे असर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट कार्ड रखना बहुत ज़रूरी है, होना भी चाहिए। ऑड आवर्स पे आप हर जगह कैश लेके नहीं घूम सकते। आपके पास ज़रूर होना चाहिए, पर उसकी पेमेंट के बारे में डिसिप्लिन ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी वरीड अबाउट कि मैंने बिल का पेमेंट किया या नहीं किया। तो कोई भी ऐसा खर्च मत करो जो आप अपनी आमदन से उसको पे ना कर सको 1 महीने के अंदर। Otherwise, it's a very bad omen if you are indisciplined in payment of credit cards. बिल्कुल सही कहा आपने। ज़रूरतों और चाहतों के बीच आपको ये निर्णय लेना होगा कि आप किस ब्रैकेट में अपने आप को डालना चाहते हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं डिजिटली हम आगे बढ़ रहे हैं और इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे पेमेंट मोड्स, खासतौर से ऑनलाइन पेमेंट मोड्स यहाँ पर बहुत अवेलेबल हैं और इसके चलते लोगों को चुकाने पर, पेमेंट करने पे बहुत डिस्काउंट भी मिलता है और अमूमन लोग इस तरह के लुभावने ऑफर्स पर ज़्यादा मर मिटते हैं और ये लेने के बाद अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर इन्हें भुगतना पड़ता है और वो काफी दिक्कतों का सामना करते हैं फाइनेंशियली। लेकिन फिरोज, बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को आप लागू करें। फाइनेंशियल बिहेवियर आपका तभी ही जाकर, बहुत बेसिक है, आपको समझना है कि आपको चीज की जरूरत है या नहीं है। लेकिन लोग अक्सर इस बात को भूल जाते हैं। एस्पिरेशनली आगे बढ़ना होता है लोगों को और इसी तरह से हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड के चलते, मैं तो पर्सनली ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जिनके पास 4 से 5 क्रेडिट कार्ड है और वो हमेशा पेमेंट करना भूल जाते हैं और इसकी वजह से उनकी जो रेटिंग है वो बिगड़ जाती है। क्रेडिट कार्ड की वजह से कितने लोगों की जो क्रेडिट रेटिंग है, स्कोर है, वो बिगड़े हैं। आपका तो आप क्या इस तरह के क्लाइंट से आपका सामना होता है जो आगे चल के होम लोन नहीं ले पाते और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उनकी जो स्टैंडिंग है, रिकॉर्ड है, वो खराब हो जाते हैं? यस कविता जी, जब क्रेडिट कार्ड की बात आए, जैसे डीपी साहब ने कहा कि क्रेडिट कार्ड रखना ही नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स थोड़ी जगहें हैं, थोड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूज होते हैं, डेबिट कार्ड्स भी यूज नहीं होते, तो उसके लिए आपको एक क्रेडिट कार्ड रखना पड़ता है फॉर लॉजिस्टिकल रीजंस। बट क्रेडिट कार्ड की जब बात आती है, आई विल कम टू द क्रेडिट स्कोर पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कविता जी। क्रेडिट कार्ड, जो डीपी साहब ने कहा कि क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं, उसका एक आंकड़ा अगर मैं दे दूं तो एक जहन में एक बोरोवर के मन में रह सकता है। 10,000 रुपए अगर आपने क्रेडिट कार्ड में स्वाइप किए और उसको 10 साल तक ना पे किया, तो आपको अगर 30% का ब्याज माने तो आपको 3,20,000 रुपए देने पड़ेंगे। 10,000 रुपए जो आपने आउटस्टैंडिंग रख दिए, आपकी क्रेडिट कार्ड बिल 3,20,000 हो जाएगी। क्योंकि हमें वो छोटी छोटी मात्रा में मिलता है, उसका एहसास नहीं होता है। सो कंपाउंडिंग जो है एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो आपके अगेंस्ट काम करता है। सो क्रेडिट कार्ड में कभी भी मिनिमम अमाउंट ना पे करें, फुल अमाउंट पे करें। मिनिमम अमाउंट पे करने का जो आंकड़ा लिखा होता है क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में, वो सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए है, उसका कभी भी प्रयोग ना करें।
दैट्स पॉइंट 1. पॉइंट 2, क्या होता है कि जब कोई पढ़ाई करके फिर वर्कफोर्स में आता है तो उनको एक बिल्ट अप डिमांड होती है, बहुत सारी चीजें खरीदने का मन होता है. अगर उन्होंने पहले 1-2-3 साल तक अपनी इच्छाओं को डिले ना किया तो वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं. बहुत सारे यंगस्टर्स जो वर्कफोर्स में आते हैं, पॉकेट मनी से सैलरी में उनकी एंट्रेंस होती है, तो वो अपनी पूरी दिली ख्वाहिशें पूरी करने में एक साथ लग जाते हैं, तो डेट ट्रैप में फंसने की गुंजाइश होती है. सो दैट्स सेकंड. थर्ड, हमेशा अगर आप डेट ट्रैप में ऑलरेडी फंस चुके हैं और क्रेडिट कार्ड का डेट ट्रैप है, तो उसको पर्सनल लोन के डेट ट्रैप इज बेटर देन अ क्रेडिट कार्ड डेट ट्रैप. तो इसकी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है. बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड की ट्रैप में फंस के उसी को कंटिन्यू करते रहते हैं. आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें बिफोर, जो आपने कहा कविता जी, क्रेडिट स्कोर खराब हो जाए उसके पहले क्रेडिट कार्ड से निकल के एटलीस्ट पर्सनल लोन में आ जाए, जहां ब्याज दरें 13-14% की होंगी, ना कि 28-30% की. और क्रेडिट कार्ड की बात चले तो और एक टिप देना चाहूंगा. क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ हो सकता है, बट अगर वो आप विड्रॉ करते हो तो पहले दिन से ऑलमोस्ट 36% का ब्याज लगने लग जाता है. पहले दिन से आपको 1 महीने की भी मोहलत नहीं मिलती है. तो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि कैश विड्रॉ कर लेते हैं, कैश की जरूरत है क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ कर लेते हैं. सो ये जानकारी प्राप्त करना जरूरी है. सो मैनेजमेंट पर्सनल लोन पे आ जाए और उसको आउटस्टैंडिंग मिनिमम पेमेंट ना रखें और कैश विड्रॉ क्रेडिट कार्ड से ना करें. एक क्रेडिट कार्ड रखें जहां पे आपकी मजबूरी हो कि यहाँ कोई और पेमेंट मेथड यूज नहीं होता है. एंड कविता जी, अगर ये डिसिप्लिन आप अपनाएंगे अपार्ट फ्रॉम टाइमली पेमेंट ऑफ बिल, तो आपकी क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होगी. अगर ये इसमें आप चूक गए तो, और क्रेडिट स्कोर जब खराब हो जाती है आपकी, क्रेडिट स्कोर खराब होने के बाद जो भी आप लोन लेंगे या तो फिर मिलने में दिक्कत होगी, या अगरचे मिलेगा तो हायर ब्याज दरों में मिलेगा. काफी सारे बैंक्स आपको रिजेक्ट करेंगे. तो ये और पहला लोन जनरली क्रेडिट कार्ड होता है. एक इंसान को बहुत आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है. सो प्लीज डोंट फॉल इनटू द क्रेडिट ट्रैप. अगर क्रेडिट ट्रैप में नहीं फंसे तो क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा. क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो दूसरी बैंकें आपको बड़ा लोन देंगी, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन लेने के काबिल होंगे आप, और अच्छी ब्याज दरों में होंगे. ऑलराइट, लेकिन चलिए यहाँ पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार क्या लोन लेने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो आप किन किन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का फायदा उठा सकते हैं, उनमें निवेश कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद. SBI Mutual Fund presents CNBC Awards. पहला CNBC Awards, पहला कदम सीजन 5. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं पहला कदम के सीजन 5 के इस खास एपिसोड को, जहां पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. और डीपी जी, अब मुझे आपसे ये समझना है कि होम लोन की अगर हम बात करें या किसी भी तरह के अहम लोन की बात करें, आपने आज मेंशन किया कि घर और गाड़ी के मोह से लोग थोड़ा सा बाहर निकलने लग गए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत सारी और चीजें एक्सपेरिमेंट करनी है. ट्रेंड बेसिकली बदल गया है, लोगों को अपना व्यवसाय, एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं कमर्शियल लोन भी उनको लेना ही पड़ेगा. मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए होम लोन के लिए भी और एक तरह के कमर्शियल लोन के लिए भी, जो मैं अपना कारोबार शुरू करने के लिए शायद लेना चाहूँ? देखिए, 2 चीजें हैं. जब मैं आज की डेट में, अगर मेरी आमदन आज की डेट में शुरू हो जाती है और मेरे को अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं है कि आज के 5 साल के बाद क्या मैं अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, या अपनी लाइफ में सेटल होके शादी वादी करके अपने घर पे रहना चाहता हूँ आराम से, जो मेरी नौकरी चल रही है बढ़िया चलेगी, तो उसमें परंतु जो भी हो आपका गोल, सबसे पहले ये है कि आपको सेव तो करना ही है. ना कि सिर्फ इसलिए कि आपको आगे आने वाले 5 साल के बाद कुछ आपको एक मुश्त पैसा चाहिए, बट इसलिए भी क्योंकि आज की डेट में अनसर्टेनिटीज आर सो मेनी. और जैसे नौकरी में जो है, या कोई अगर आप छोटे बिजनेस को भी चला रहे हैं, तो उसके लिए भी आपका जितना भी रिटर्न आ रहा है उसका कितना हिस्सा आपको कंजम्पशन में खर्च करना है और कितना इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है. अगर जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे टू स्टार्ट विद, तो आप अपने किसी भी गोल की तरफ अग्रसर नहीं हो सकते, आप उसकी तरफ बढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं उसके अपने पल्ले से डालने का, विच इज कॉल्ड स्किन इन द गेम. आप कुछ भी बिजनेस करें, जब तक आपका स्किन इन द गेम नहीं होगा, अपनी तरफ से पैसा नहीं होगा, पर फॉर दैट मीनिंगफुल स्किन इन द गेम, यू हैव टू first invest some money and first
अकोमुलेट सम मनी। अकोमुलेशन कैसे होगा? सिस्टमैटिक वे में उसमें इन्वेस्टमेंट करके ही होगा। तो उसमें जो जो चीजें मैं कह रहा था कि जैसे कार का जिक्र करें, कार आज की डेट में कोई व्यक्ति क्यों नहीं लेना चाहता? क्योंकि कार लेने से एक द डे यू बाय ए कार, आपका पहले दिन से ही पर डे इंश्योरेंस का खर्चा, उसकी मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन सब शुरू हो जाता है। और जब अभी तो चलो एक अलग वक्त आ गया कि आज की डेट में फिर हालात बदलते हैं। पहले एक हालात आ गया था कि एवरीबॉडी वाज ट्रैवलिंग इन द रेडियो कैब्स। मैं अपनी गाड़ी क्यों निकालूं जब मेरे को इतने कम समय टाइम पे ओला उबर कुछ भी मिल रहा है, कोई भी रेडियो कैब मिल रही है, तो मैं क्यों करूं? अभी उसके बाद ये वाला अनसर्टन पीरियड आ गया कि यार अभी तो ओला उबर भी नहीं मिल रही है आराम से, तो अभी क्या है, अभी बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, एक छोटी गाड़ी होनी चाहिए। अब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना चाहता, मेरे को टू व्हीलर चाहिए। तो ये आपकी जो जरूरतें हैं समय के साथ आपको पता नहीं होता कि जरूरत बढ़ जाएगी। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, द अदर डे वाज, मैं एक हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी है उनके सीएफओ से जिक्र हो रहा था। तो वो कह रहे थे कि हम कार बनाने वाली कंपनी है, मारुति की बात कर रहा हूँ, तो उनसे बात जिक्र हो रहा था। तो वो उनका कहना क्या था कि प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, फुल फ्लैग प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, परंतु जो लोगों का रुझान है अभी बड़ी कार से आके छोटी कार पे आ गया। पीपल विल बाय मोर स्मॉल कार, स्पेशली इन द स्मॉलर टाउन्स, क्योंकि वो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर ना करके अपनी गाड़ी में सफर करना चाहेंगे। तो उसमें क्या होता है कि हालात बदलते हुए आपको पता नहीं लगता, पर कुछ भी करना हो आपके पास कुछ पैसा होना ज़रूरी है। तो उसमें अगर आज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपने कभी सोचा नहीं था कि आपको अपनी गाड़ी लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास कुछ पैसा है तो लोन देने वाले बहुत हैं। आपका क्रेडिट स्कोर ठीक है, आपके पास कुछ पैसा मार्जिन मनी के लिए है, तो बहुत कम रेट पे आपको ब्याज मिल सकता है और आप गाड़ी खरीद सकते हैं। तो उसी को आगे जो आपके पॉइंट को लेके जाते हुए कि सबसे पहले शुरुआत तो इन्वेस्टमेंट से ही करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट एंड लायबिलिटीज आर इनसेपरेबल। बल्कि हमने तो हमने देखा था, अगर कोई व्यक्ति हाउसिंग लोन लेता है, जितना वो उसकी ईएमआई पे करता है उसका 10% का अगर वो इक्विटी फंड में अगर साथ में एसआईपी भी शुरू कर दे, तो बाय द टाइम ही इफ ही इट्स 15 ईयर्स पीरियड, 15 ईयर के बाद अगर वो 10% जो अलग से डाल रहा है, तो वो इतना बन जाता है कि वो जितना लोन लिया है उतनी ही उसकी वैल्यू बन जाती है। तो वी डिड इट बैक टेस्टिंग, वो उसके हिसाब से हमने देखा था। तो अगर 5 लाख का किसी ने 50 लाख का लोन लिया है और उसकी जो किस्त है अगर 50,000 बन रही है और 5,000 की भी अगर वो एसएपी में शुरू कर देता है ईएमआई के अलावा, तो जब तक वो लोन का टाइम खत्म होगा तो 5,000 वाली ऐसे इतना हो जाएगा कि जितना उसने लोन का वो ब्याज वापस किया सारे का सारा उसको वापस मिल जाएगा। How to manage your money is also so your spending, your loan payments and your investments go side by side. किसी को भी आप भूल नहीं सकते क्योंकि अनसर्टेनिटी के लिए आपको सब कुछ चाहिए। ऑलराइट, तो लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा मैं मिलेनियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि फिरोज भले ही मिलेनियल्स जो है भारी भरकम लोन पे विश्वास नहीं रखते, घर गाड़ी और इसी भी तरह के कांस्टेंट और लंबी अवधि के लोन में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जैसा कि डीपी जी ने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बिताना चाहते हैं, आप कितनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज झेल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मिलेनियल्स को आज इस बात का अंदाजा है कि उन्हें अपने पैसों का ख्याल कैसे रखना है, पैसे कमाने कैसे हैं। इसके तो आइडियाज बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन पैसों को संभाल कर रखना खुद के लिए, लाइफ की अनसर्टेनिटी के लिए, ये वो नहीं जानते हैं। क्या कहेंगे आप? कविता जी, आपने सही कहा, मिलेनियल्स कमाना जानते हैं, इन्वेस्ट करना भी जान सकते हैं, क्योंकि उनकी जो ओवरऑल एक्सपोजर है, इंटेलेक्ट है, ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी है, बहुत ज्यादा है, बट वो तवज्जो नहीं दे रहे होंगे शायद। तो गेटिंग इनटू द डिटेल, डेविल इज इन द डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि इन्वेस्टमेंट्स की बारी आती है, लोन की बारी आती है, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट्स और लोन की तुलना करें, तो इन्वेस्टमेंट्स एक चीज होती है जिसमें टैक्स एफिशिएंसी होती है, और लोन में आपको टैक्स के डिस्काउंट्स मिलते हैं, स्पेशली अफोर्डेबल होम्स। कई सारी स्कीम्स हैं जिसमें आपकी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकती है। तो ये जो डिफरेंशियल है इन्वेस्टमेंट की रिटर्न का और आपकी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का, वो आपको हर साल वो आपकी वेल्थ में इजाफा कर सकता है। सो अगर आप डिटेल में जाएंगे तो अपनी पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स पैरेलली चलाने में समझदारी है,
अगर आपने निटिग्रिटी की है। थर्ड पॉइंट, जैसे डीपी साहब ने कहा कि अगर आप कोई भी लायबिलिटी ले रहे हैं, लोन की ईएमआई की मंथली लायबिलिटी ले रहे हैं, उसके साथ वो लायबिलिटी में एक तो है आपका असल, दूसरा है सूद, राइट? वो सूद को रिकवर करने के लिए अगर आपने पैरेलली इन्वेस्टमेंट चलाया, जैसे डीपी साहब ने कहा कि 10% ऑफ योर ईएमआई इन्वेस्ट करें, मेरे हिसाब से तो ये मैंडेटरी होना चाहिए। हर लोन के साथ उस ईएमआई के साथ उसकी 10% की एसआईपी शुरू करना प्रैक्टिकली मैंडेटरी होना चाहिए। जब तक कि आप पे कोई एक्सटर्नल मैंडेटरी नहीं कर देता, एटलीस्ट यू मेक इट अ मैंडेट फॉर योरसेल्फ एंड डोंट वेट फॉर एन एक्सटर्नल कैटलिस्ट टू मेक इट अ मैंडेटरी थिंग। So I think discipline of investing and borrowing on investments without disturbing your investments. I think कभी भी आपको अगर शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत पड़े तो कभी भी एसआईपी ना रोकें। अब मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि मेरी 1-2 महीने की इस लॉकडाउन की वजह से मेरे फाइनेंसेस गड़बड़ा गए, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स रोकने नहीं है, एसआईपी को स्टॉप नहीं करना है। वो एसआईपी पे ओवरड्राफ्ट मिलता है, एनबीएफसी काफी सारी देती हैं, ओवरड्राफ्ट ले, 1-2 महीना इस्तेमाल करें, वापस रीपे कर दें। So that's a better strategy than disturbing your long-term plan for a short-term need. ऑलराइट, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी तो हमने समझ ली है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपकी इतनी दुरुस्त होनी चाहिए ताकि आपके रिटायरमेंट के बाद का समय खराब ना हो। कैसे कर्ज मुक्त हो जाए रिटायरमेंट से पहले, ये जानेंगे डीपी सिंह से इस छोटे से ब्रेक के बाद। SBI म्यूचुअल कदम सीजन 5। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहला कदम का सीजन 5 का ये एपिसोड, जिसके आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और अब काफी अहम मुद्दे पर हम बात करेंगे। वो है रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कैसे सुकून भरी आपकी गुजरे और कैसे उससे पहले यानी रिटायरमेंट से पहले आप कर्ज मुक्त हो जाएं। काफी स्मार्ट स्ट्रैटेजी डीपीजी हमें बताई है आपने भी और फिरोज ने भी, लेकिन रिटायरमेंट एक ऐसा समय होता है रिटायरमेंट के बाद का जहां पर आप अपने ऊपर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं रखना चाहते हैं। आपने जितनी भी वेल्थ क्रिएट की है उसको जो है आप उस पर जिंदगी बिताना चाहते हैं और उसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कर्ज कैसे परेशान ना करे रिटायरमेंट के बाद, इसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, इसमें कर्जों में स्ट्रैटेजी वही जो पहले बातें हैं, बेसिक तो इसका मुद्दा डिसिप्लिन पे ही आ जाता है। और अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो हमें मालूम है कि रिटायरमेंट एज कोई ऐसी तो है नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन आ जाती है। आपको मालूम है कि आप 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद रिटायर होने वाले हैं। तो इसमें वही है कि आपका प्लानिंग इस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसके आफ्टर रिटायरमेंट आपका कैश फ्लो लिमिटेड होने वाला है, कैश फ्लो कम होने वाला है। और उस कैश फ्लो में से अगर मेरे को ईएमआई भी पे करना है तो मेरे को लिए गुजर बसर करना है, जब तक कि मेरे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो मुश्किल हो जाता है। आल्दो आज के टाइम में nobody is retiring at the so-called retirement age. There are so many opportunities after retirement. There is second innings which people are doing it, but those are uncertain things. वो कोई पक्का नहीं है कि हो ही जाएगा, तो आपको उसको दिमाग में रख के कुछ आप प्लानिंग नहीं कर सकते। हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो भी आपको प्लानिंग इस हिसाब से करनी है कि आपकी ईएमआई जो है वो सब उस टाइम तक खत्म हो जानी चाहिए। तो अगर आपका लोन आपके रिटायरमेंट के 5 साल के बाद भी चलने वाला है तो आपको प्लानिंग इस हिसाब से करनी चाहिए। अगर आप ईएमआई आज की डेट में ज्यादा नहीं भी देते तो साथ में जितना आपका ब्याज है उतने ही लेवल की, जैसे फिरोज ने पहले बोला कि 10% अगर आप लंबे समय के लिए लगा रहे हो तो 10% तक का रिटर्न एक रिलेटिवली वेरी गुड प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप लोन वापस नहीं भी कर रहे तो ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट में साथ के साथ इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे रिटायरमेंट का समय नजदीक आएगा आपको पता लग जाएगा कि आपकी रिटायरमेंट के बाद क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या प्लानिंग रहने वाली है, कैश फ्लो कैसे रहने वाला है। तो उस वक्त आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आपका सपोज आपको क्लैरिटी नहीं है कि कैश फ्लो बढ़ने वाला है तो यू कैन डिस्पोज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एंड पे बैक द लोन, सो दैट जो आपका पेंशन या जो भी आपका सुपर एनुएशन फंड है उसके जरिए SWP के थ्रू पैसा लेके, एक टैक्स एफिशिएंट वे में पैसा लेके आप अपना गुजर बसर अच्छे से कर सके। तो क्या है कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं आज डिसीजन ले लूंगा कि मैं लोन वापस कर ही दूंगा। वापस करने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है और उसके लिए अलोंग विद ईएमआई डिसिप्लिन वे में उतना पैसा इकट्ठा करना एक निहायत ही जरूरी
कदम है, क्योंकि आज हम दूसरों की तरफ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस आई हैं। आज से 10 साल पहले क्या होता था कि हाँ, बच्चे हैं, बच्चे करेंगे, वो देखेंगे। फिर ये हो गया कि बच्चे तो यार अपने इंडिपेंडेंट है। अभी ये हो गया कि देना ही है, लेना कुछ नहीं है बच्चों से। कोई टाइम ऐसा होता था बच्चे बच्चे ही ध्यान रखेंगे, तो सोसाइटी में इवॉल्वमेंट हो रही है। तो आज की डेट में एवरीबॉडी वांट्स टू बी सेल्फ सफिशिएंट। तो उसके लिए निहायत ज़रूरी चीज़ यही है कि अगर आप कोई लोग कर्ज़ ले रहे हो, तो कर्ज़ को समय से पहले या उस समय तक वापस करने के लिए तैयारी ज़रूर होनी चाहिए। वापस करें या ना करें, उस समय पे हम डिसीज़न लेंगे। ऑलराइट, करंट सिनेरियो को भी थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं इस चर्चा में फिरोज, क्योंकि अभी तो हमने देखा कि कोरोना वायरस के चलते मोरेटोरियम का फायदा सरकार ने एक तरह से राहत देने की कोशिश की है लोन ग्राहकों को, लेकिन इस स्थिति में अगर मुझे अपने लिए लोन लेना हो तो क्या ले लेना चाहिए या थोड़ा सा रुकना चाहिए? अगेन डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लोन लेना चाहते हैं, फाइनेंशियली आप अभी कितने स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि उस मोर्चे पर भी जिंदगियां काफी हद तक गड़बड़ाई हैं। लेकिन क्या इस समय में लोन लेना एक इंटेलिजेंट डिसीजन होगा मेरे लिए? लोन लेना, लाइक यू सेड कविता जी, वो इस पे निर्भर करेगा कि मैं इस पैसे के साथ करता क्या। अगर आप एसेट खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप घर खरीदने की तमन्ना रखते हैं और आपको लगता है कि अगले 2-3 महीने में जो घर आप आई कर रहे हैं इतने सालों से वो आज सस्ते में मिलेगा, तो जरूर करें, कोई हर्जा नहीं है। बट अगर आप लोन सबकॉन्शियसली ले रहे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ना करें। ऐसे मौके पे आपको क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग कम करनी होगी, पॉइंट 2। पॉइंट 3, अगर आप कोई भी डेप्रिशिएटिंग एसेट खरीद रहे हैं, प्लीज डिले करें। मेरे हिसाब से आज इतनी अर्जेंट नीड नहीं होनी चाहिए कि आप एक डेप्रिशिएटिंग एसेट लोन पे खरीदें, स्पेशली जहां अनसर्टेनिटी हो। ऑफ कोर्स कोरोना वायरस एक हमारी जिंदगी का पहलू बन चुका है जो 6 महीने पहले नहीं था, और उस कितने महीने रहेगा, 1 साल रहेगा, वो उसकी क्लैरिटी नहीं है। उसकी क्या रेपरकशंस हैं इंडिविजुअल्स पे, ये पता नहीं है। तो यू शुड डिले ऑल डेप्रिशिएटिंग एसेट्स जिसके लिए आप लोन ले रहे हैं। अगर आपको घर चलाने के लिए पर्सनल लोन लेना है, आपकी अगर जॉब चली गई है या फिर सैलरी कट हुआ है, तो वो लोन तो जरूर लेना पड़ेगा और आगे मेहनत करके उसको चुकाना पड़ेगा। सो कविता जी, टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, ओनली फॉर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आज के समय में लोन लेना चाहिए और डिले जरूर करना चाहिए अगर वो डिलेबल है तो। डोंट स्पेंड ऑन डिस्क्रिशनरी आइटम्स। ऑलराइट, तो चलिए, चर्चा का सार यही है कि अपने आप को अगर आप कर्ज मुक्त रखना चाहते हैं तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर जोर दें, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को जोर दें और फाइनेंशियल बिहेवियर का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास चर्चा में आज शामिल होने के लिए। तो पहला कदम के इस एपिसोड में हमें भी इजाजत दें, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। SBI Mutual Fund presents CNBC Awards, पहला कदम सीजन 5।